हो गया। ये रो। हेलो स्टूडेंट, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पिछले दिनों से आपका जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान के अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषाएं तथा केस स्टडी आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, इस विधि का आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, प्रयोगात्मक जो विधि है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रयोगात्मक विधि क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रयोगात्मक विधि के जो जन्मदाता हैं वो कौन है। पहले जो हमने आपको बताया है कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति विलियम वुंट, उन्होंने सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। वो आपको याद होगा वो कब की थी? 1879 में लिप्जिग शहर में। लिप्जिग शहर में, और लिप्जिग शहर कहां पर है? लिप्जिग शहर है जर्मनी में। कहां है? जर्मनी में। तो प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। उन्होंने ही इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किया और इस विधि को प्रकाश में लाए थे। इस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वो पूर्व निर्धारित दशाओं में, यानी कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, पहले से ही प्रयोग के लिए समूह बना लिए जाते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हुए इस विधि का प्रयोग किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस विधि के प्रयोग में जो सबसे पहली बात आती है कि इस विधि के प्रयोग में अवलोकनकर्ता का मानव व्यवहार एवं स्थिति पर नियंत्रण होता है। यानी कि वो एक इस तरह से अपने प्रयोग को सेट कर लेता है, इस तरह से एक परिस्थितियों का निर्माण करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्थाएं बना लेता है। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले जब बात आएगी कि भाई किसी भी प्रयोग को करने से पहले कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अवलोकनकर्ता एक समस्या का चुनाव करता है कि समस्या क्या है। जैसे कि हम मान लें कि कोई कक्षा का समूह है, उस पर हमें पाठ सीखने की गति का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? पाठ सीखने की गति का। पाठ को सीखने की गति, पाठ को सीखने की गति का अध्ययन करना है। ये एक समस्या है। तो इसमें अवलोकनकर्ता क्या करता है? इसमें अवलोकनकर्ता या हम कहें एक्सपेरिमेंट करने वाला वो दो समूहों में क्लास को डिवाइड करेगा। एक ऐसा समूह होगा जिसमें व्यक्ति ये कह देगा कि भाई आपको इस पाठ को याद करना है, तो पाठ को आप याद करेंगे तो आपको 50-50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कितने का? दो समूह है, एक के लिए कहेगा कि भाई 50-50 रुपए का इनाम, 50-50 रुपए का इनाम प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा जब वह पाठ को याद कर लेगा। और एक ऐसा समूह होगा जिससे कहते हैं कि आपको केवल पाठ याद करना है, उसको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो समस्या का चुनाव वो कर लेता है कि पाठ को सीखने की गति का अध्ययन करना है। तो पाठ सीखने की गति का अध्ययन करने के लिए वह कक्षा को दो समूहों में विभाजित कर देता है। एक में वो कंडीशन रख देता है कि 50 रुपए का इनाम प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा अगर वो जिस गति से पाठ को याद करेंगे
तुरंत गति से याद करेंगे तो 50-50 रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा। और एक समूह को कह देता है कि आपको केवल पाठ याद करना है, आपको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से जब वो दो भागों में इस चीज को विभाजित कर देगा अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो उस महत्वपूर्ण निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कंडीशन बनानी। एक उसने ऐसी कंडीशन डेवलप कर ली है कि इस कंडीशन के अंतर्गत रहते हुए वह बच्चों का अध्ययन करेगा। मानव व्यवहार एवं स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। अब एक बात आती है कि इसमें वह यह भी निर्धारित कर लेता है, बच्चों की आयु भी निर्धारित कर लेता है कि भाई वो बच्चों की आयु मान लिया कि किशोर वय के बच्चे, कौन से आयु के बच्चे, किशोर वय के बच्चों पर अध्ययन कर रहा है। मान लेते हैं कि वो कक्षा 9 के बच्चों पर, कक्षा 9 के बच्चों पर यह अध्ययन करना चाहता है। तो कक्षा 9 के बच्चों को उसने चुन लिया। अब उसमें कक्षा 9 के जो बच्चे होंगे उनकी आयु भी वो डिसाइड कर लेगा कि कक्षा 9 में कौन से आयु के बच्चे आते हैं, कि लगभग 13 और 14 साल के उम्र के बच्चों पर वह इस प्रयोग को करना चाहता है। यानी कि उसने पहले से ही स्थिति को निर्धारित कर लिया है, कंडीशन को निर्धारित उसने कर लिया है, और उसमें बच्चों की वो संख्या भी निर्धारित कर देता है कि भाई एक समूह में 25 बच्चे होंगे जिसमें वो इनाम नहीं दे रहा है, और दूसरे समूह में 25 बच्चे होंगे जिसमें वो इनाम का प्रयोग करेगा। तो इस तरह से उसके द्वारा कंडीशन डेवलप कर दी जाती है, कंडीशन को व्यवस्थित कर दिया जाता है, और वो अपने प्रयोग की जो समस्या है उसका चुनाव कर लेता है। उसके बाद बात आती है परिकल्पना का निर्माण, कि इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि भाई कुछ परिकल्पना बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है अपने प्रयोग की। हाइपोथेसिस का मतलब है कि प्रयोगकर्ता जो है, उसके परिणामों, जो प्रयोग है उसके परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है पहले से ही कि भाई अगर मैं दूसरे समूह को अगर इनाम दूंगा तो वे सोचता है कि इनाम देने के बाद बच्चे उस पाठ को तीव्र गति से याद कर लेंगे। इनाम देने के बाद बच्चे उस पाठ को तीव्र गति से याद कर लेंगे। वो एक ऐसी कल्पना निर्धारित कर लेता है कि हाँ ये हो सकता है, कर भी ले। तो इस तरह से वो अपने प्रयोग को लेकर चलता है कि प्रयोग के परिणाम से पहले ही उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में अपनी कल्पना बना लेना, एक कल्पना कर लेना है कि हाँ अगर मैं इस तरह से करूंगा तो इस तरह के परिणाम मेरे सामने आ सकते हैं। तो वह हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेता है। फिर वो प्रयोग का रूप यानी डिजाइन भी कर लेता है, मुझे इस तरह से इस प्रयोग को करना है। प्रयोग के रूप का मतलब है कि प्रयोग के डिजाइन को निर्धारित कर लेना कि मैं जो प्रयोग करूंगा वो मैंने इस डिजाइन में या इस तरह से मुझे इस प्रयोग को आगे बढ़ाना है। उसके बाद वो काम करता है प्रतिदर्श का चयन। प्रतिदर्श का मतलब होता है कि सैंपल कलेक्शन, सैंपल कहते हैं। प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं, सैंपल कहते हैं। कि प्रतिदर्श का चयन कर लेता है कि प्रतिदर्श, सैंपल का मतलब है कि इसमें सैंपल जैसे कि 25 बच्चे ये 25 बच्चे ये ले लिया, यानी पूरी क्लास में से उसने 50 बच्चों का उसने चुनाव कर लिया है और वो कक्षा 9 के बच्चे हैं, तो वो सैंपल ले लेता है। यानी कि 50 बच्चों पर ही मुझे प्रयोग करना है और 50 बच्चों के प्रयोग के आधार पर ही मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा कि इनाम देने का बच्चों के सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है। सैंपल का उदाहरण हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम बाजार में गेहूं खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से हम बोलते हैं कि भाई हमें गेहूं दिखाइए, गेहूं चेक करा दीजिए। तो वो क्या करता है, वो एक बोरी में से कुछ गेहूं, एक मुट्ठी गेहूं हमको दिखाता है और कहता है कि आप चेक कर लें। तो हम मुट्ठियों के आधार पर, मुट्ठी भर जो गेहूं है उनके आधार पर ही ये परिणाम निकाल लेते हैं कि पूरी जो बोरी है उसके गेहूं भी उसी की तरह होंगे जैसा उसने दिखाए हैं। तो वही होती है सैंपलिंग, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श। यानी कि एक बड़े समूह में से कुछ का चयन करते हुए उसके आधार पर अपना निष्कर्ष निकाल लेना। तो प्रतिदर्श यानी कि सैंपल का चयन कर लेता है। सैंपल में वो जैसे कि उसने यहाँ 50 बच्चे ले लिए तो उसने अपने सैंपलिंग ले ली,
कि भाई 50 बच्चों पर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो मुझे ये परिणाम प्राप्त होंगे, ये परिणाम प्राप्त करके मैं उस प्रयोग को सिद्ध कर सकूंगा कि भाई हाँ कि इस चीज का प्रभाव इस तरह से पड़ सकता है। उसके बाद क्या करेगा वो, प्रतिदर्श के चयन के बाद प्रयोग एवं समंतक समंग संकलन, यानी कि जब उसने सैंपल का चुनाव कर लिया, प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया, तो उसके बाद वो डाटा कलेक्शन करता है। और डाटा कलेक्शन के लिए वो ये देखता है, उसके पास कोई प्रश्नावलियां हो सकती हैं इस तरह की, वो बना लेता है, तो बच्चों के अंदर बच्चों को वितरित कर दी, और उसके आधार पर वो देख लेगा कि भाई किस तरह से जो भी डाटा आएगा उसके सामने, उस डाटा को वो कलेक्ट कर लेगा, उनका जो परिणाम आता है उसको वो कलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद समंग को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, डाटा कहते हैं। फिर इस डाटा का वो क्या करता है, विश्लेषण करता है कि जो डाटा आया है दोनों समूह में से डाटा उसने कलेक्ट किया है, उसका वो विश्लेषण करता है कि मैंने एक समूह को जो इनाम देने की घोषणा की थी उसका क्या प्रभाव पड़ा और दूसरे समूह पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो उन दोनों का जो एनालिसिस करता है उसके आधार पर वो परिणाम निकाल लेता है, उसके आधार पर परिणाम निकाल लेता है। और परिणाम निकालने के बाद वो उसका सामान्यीकरण कर देता है। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि भाई उस परिणाम के आधार पर यह घोषणा कर देना कि इस तरह से अगर इनाम बच्चों को दिया जाएगा तो इनाम देने पर बच्चे अगर पाठ को त्वरित गति से सीख जाते हैं तो वह जो हाइपोथेसिस लेकर चला था, जो परिकल्पना का निर्माण उसने किया था कि इनाम का प्रभाव बच्चे के पाठ की गति पर पड़ता है। यानी कि बच्चे को अगर इनाम दिया गया, एक बच्चे के एक समूह को जो इनाम दिया गया उससे बच्चे अधिक गति से सीख पाए हैं, तो उस परिणाम को प्राप्त करके वह उसका सामान्यीकरण, यानी कि रिजल्ट आने पर या जो परिणाम आता है उससे एक घोषणा वो कर सकता है कि इनाम का प्रभाव, अगर किसी समूह को इनाम दिया जाए तो उसका प्रभाव उसके सीखने की गति पर पड़ता है। इससे उसका जो प्रयोग है वो सिद्ध हो जाता है जिस प्रयोग को वो लेकर चला था। तो इससे आप ये जान गए होंगे कि प्रयोगात्मक विधि में इन चरणों का प्रयोग करते हुए वह अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है। तो यह जो प्रयोगात्मक विधि है इसमें प्रयोगों के आधार पर किसी भी समस्या का एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है और इसको करने के उपरांत प्रयोगकर्ता उस आधार पर परिणामों की घोषणा कर देता है। तो एक्सपेरिमेंटल में प्रयोगकर्ता अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और निष्कर्ष निकालने के बाद जो परिणाम आते हैं उनका क्या कर देता है, सामान्यीकरण कर देता है। अब इस प्रयोग को करने के लिए जब वो प्रयोग करता है तो उस प्रयोग को करने के लिए कुछ चर होते हैं। चर का मतलब होता है कि चर यानी कि वस्तु या व्यक्ति का ऐसा गुण या विशेषता जिसे मापा जा सकता है। तो इस जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो प्रयोग है, इस प्रयोग में 3 तरह के चरों का प्रयोग किया जाता है। चर वह व्यक्ति का ऐसा गुण है या विशेषता है जिसे मापा जा सकता है, वो उसे हम क्या कहते हैं भाई, चर कहते हैं। तो इस प्रयोग में 3 तरह के चरों का प्रयोग किया जाता है। कितने तरह के चरों का प्रयोग किया जाता है? 3 तरह के चरों का प्रयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। इसमें सबसे पहला होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर यानी कि ऐसा चर जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया कि सीखने पर, जो सीखना है, सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव। किशोर वय के आयु के बच्चों को हमें कोई पाठ सिखाना है या पाठ याद कराना है, सिखाना है,
तो उसकी सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव। बच्चे कैसे, किशोर वय के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे के लिए हैं। तो किशोर वय के बच्चों पर जो पाठ की जो गति है या पाठ का जो सीखना है उस पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है, यहाँ पर जो पुरस्कार है, तो पुरस्कार किस चर का उदाहरण है, स्वतंत्र चर का उदाहरण है, यानी कि ऐसा चर जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। यहाँ पुरस्कार का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सीखने पर पड़ रहा है कि पुरस्कार दिया जा रहा है, बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रयोगकर्ता यह सोचकर चलता है कि पुरस्कार जब बच्चों को दिया जाएगा तो उसका कोई ना कोई प्रभाव बच्चों की सीखने की गति पर पड़ेगा। उसने हाइपोथेसिस बनाई है, कल्पना की है। तो यहां सीखना क्या हुआ भाई, सीखना है आश्रित चर का उदाहरण, क्योंकि पुरस्कार का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा भाई, सीखने पर पड़ेगा। निश्चित रूप से कोई भी पुरस्कार हमको दे तो निश्चित रूप से व्यक्ति उससे मोटिवेट होता है और मोटिवेट होकर उस कार्य को त्वरित गति से करने की कोशिश भी करता है। तो पुरस्कार यहाँ पर किस चर का उदाहरण है, स्वतंत्र चर का उदाहरण है। कौन से चर का उदाहरण है, स्वतंत्र चर का उदाहरण है। और जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्र चर कौन सा है, पुरस्कार। पुरस्कार का प्रभाव किस पे पड़ रहा है भाई, सीखने पर पड़ रहा है। तो सीखना क्या है, यहाँ सीखना है आश्रित चर है, तो सीखने पर प्रभाव पड़ रहा है पुरस्कार का। तो पुरस्कार तो स्वतंत्र चर हो गया और सीखना क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। तो इस तरह से वो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और एक होगा मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर से तात्पर्य है कि जो स्वतंत्र व आश्रित चर के मध्य में आते हैं, जैसे प्रयोज्य की आयु, लिंग आदि किसके उदाहरण है, मध्यवर्ती चर के उदाहरण है। इसमें क्या होता है भाई, प्रयोग में त्रुटियों को कम करने के लिए, प्रयोग में त्रुटियां ना हो, प्रयोग के जो रिजल्ट हैं वो प्रयोगकर्ता ने जो डिसाइड किया है, जो एक हाइपोथेसिस में लेकर चला है उसके अकॉर्डिंग आए, तो वो क्या करता है, प्रयोग में त्रुटियों को कम करने के लिए प्रयोगकर्ता मध्यवर्ती चरों को नियंत्रित करता है, उनको नियंत्रित कर लेता है। इसलिए इन्हें नियंत्रित चर भी कहा जाता है। यानी कि उसने यहाँ पर जो कंडीशन निर्धारित कर दी कि मुझे केवल किशोर वय यानी कि इस एज के बच्चों को अपने प्रयोग में शामिल करना है और उनको मैं इस तरह का एक वातावरण क्रिएट करूंगा ताकि बच्चे उस वातावरण में एडजस्ट हो जाएं, यानी कि उसने परिस्थितियों को कंट्रोल कर लिया है, परिस्थितियों को नियंत्रित कर लिया है। यही तो प्रयोगात्मक विधि कहती है कि नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि परिस्थितियों को कंट्रोल कर दिया गया है, नियंत्रित कर दिया गया है, और नियंत्रित करने के बाद प्रयोगकर्ता उस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को पूर्ण करता है। तो निश्चित रूप से आज आपने प्रयोगात्मक विधि के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली होंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।